ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि कन्वर्स इज़ नॉट ट्रू दैट अ बाउंडेड सीक्वेंस में नॉट बी कन्वर्जेंट। तो पीछे आपने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि कोई भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो वो बाउंडेड होगा। अब हम करने जा रहे हैं कि उसका कन्वर्स ट्रू नहीं होता, कि अगर सीक्वेंस बाउंडेड है तो ज़रूरी नहीं कि वो कन्वर्जेंट हो। उसके लिए आपको एक एग्जाम्पल देना होगा। तो जब भी आपको प्रूव करना हो कि रिजल्ट ट्रू नहीं है तो आप एक एग्जाम्पल देते हो, और जब भी आपको प्रूव करना हो कि रिजल्ट ट्रू है तो आप उसका प्रूफ देते हो। तो यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल देना है। तो हमने सीक्वेंस ले लिया an इज़ इक्वल्स टू -1 की पावर n। तो सीक्वेंस की टर्म्स क्या बनेगी? पहली टर्म बनेगी -1 फिर 1 -1 1, क्योंकि जब आप इसको ऑड पुट करोगे 1 3 5 ये -1 आएगा। जब आप इसको इवन पुट करोगे लाइक 2 4 6 तो ये 1 बनेगा। सो ये सीक्वेंस है आपके पास, क्लियरली ये बाउंडेड सीक्वेंस है क्योंकि इसकी वैल्यूज़ या फिर -1 1 ही रह रही है, ना -1 से कम हो रही है ना 1 से ज़्यादा हो रही है। सो हैंस इट इज़ अ सीक्वेंस विच इज़ बाउंडेड। एंड इसके 1 और -1 जो है वो LUB एंड GLB है। 1 इज़ LUB मतलब लीस्ट अपर बाउंड, एंड -1 इज़ GLB दैट इज़ ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। नाउ हम प्रूव करेंगे कि कन्वर्जन नहीं है, तो हम कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड से प्रूव करने जा रहे हैं कि ये कन्वर्जन नहीं है। हम एज्यूम करेंगे कि ये कन्वर्जेंट है और एंड में कॉन्ट्रडिक्शन लेके आएंगे। तो लेट अस एज्यूम कि ये an जो है ये कन्वर्ज कर रहा है किसी लिमिट l को। तो कन्वर्जन की डेफिनेशन लगा दो कि फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हाउएवर स्मॉल देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर या पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट an माइनस l इज़ लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। ये डेफिनेशन मैंने डिटेल में आपको समझाई हुई है। इसका मतलब होता है कि टर्म्स m और m के बाद वाली सारी टर्म्स के लिए ये डेफिनेशन होल्ड हो रही है। तो पर्टिकुलरली बेटा m के लिए होल्ड हो रही है, तो m+1 के लिए भी होल्ड हो रही है। तो आप n की जगह पुट कर दो m एंड m+1। ये आपके पास दो इनइक्वालिटीज़ आ गई हैं, ठीक है। ये अब आप ये आपने कंसिडर करना है, ये याद रखना है, आपने खुद लेना है am और am+1 का डिफरेंस। इसमें l ऐड एंड l सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट वाला l यहाँ एडजस्ट कर दिया, ये हो गया आपका ऐड वाला। देखो माइनस माइनस प्लस बनता है ना। बेसिकली आपने यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर आपने किया है am -l + l ऐसे, मतलब माइनस ने सब्ट्रैक्ट कर दिया। जो माइनस वाला है वो इसके साथ एडजस्ट हो गया, जो प्लस वाला है उसमें क्या किया, दोनों में से माइनस कॉमन निकाल दिया। जो दोनों में से माइनस कॉमन निकालोगे तो ये माइनस आ गया, ये am+1 जो है ये यहाँ आ गया, ये -l यहाँ आ गया, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, ये वाला एज इट इज़ उतर गया, तो इतना आ गया। अब आपको बताइए है मॉड ऑफ a - b, मतलब दिस इज़ योर a दिस इज़ योर b। तो मॉड ऑफ a - b का फॉर्मूला होता है लेस देन इक्वल्स टू मॉड a प्लस मॉड b, प्लस आता है बीच में। अब ये किससे लेस है? एप्सिलॉन से। ये किससे लेस है? एप्सिलॉन से। यहाँ से देखिए 2 एप्सिलॉन बन गया। अब हम लेफ्ट साइड इवेल्युएट करेंगे, राइट साइड 2 एप्सिलॉन आ गई है, लेफ्ट साइड की वैल्यू ब्रैकेट में इवेल्युएट करके दिखाई हुई है am बनेगा -1 की पावर m। जो आपने सीक्वेंस लिया है उसके अकॉर्डिंगली an था -1 की पावर n, तो am बनेगा -1 की पावर m माइनस am+1 बनेगा -1 की पावर m+1 इज इक्वल्स टू, आपने क्या किया बेटा, -1 की पावर कॉमन निकाल लिया, अंदर बच गया यहाँ से 1 और यहाँ से भी 1, क्योंकि यहाँ से 2 माइनस आ गए ना। 2 माइनस का मतलब है यहाँ पर पावर बन जाएगी m+2। m+2 पावर, तो m तो बाहर ही आ गई, अकेली 2 पावर बच गई, -1 की पावर 2 होता है 1। तो बेटा ये सॉल्व कर लो, ये 2 है, इसका मॉड लोगे जब माइनस का वो प्लस बन जाएगा, तो इवेंचुअली 2 रह जाएगा। तो ये साइड 2 आ गई, ये साइड 2 एप्सिलॉन आ गई। बीच में साइन कौन सा आएगा? ऑब्वियसली जो साइन आएगा वो स्ट्रिक्ट का आएगा, क्योंकि आपके पास 3 साइन चल रहे हैं, इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, एप्सिलॉन। तो जो भी सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट का साइन हो ना, अगर सिर्फ मान लो ये 2 साइन होते पहले 2 वाले, तो आप ये वाला चूज़ करते। अब तीनों है तो इसमें से सबसे स्ट्रिक्ट साइन ये बनता है, तो ये चूज़ करोगे। सो 2 इज़ लेस देन 2 एप्सिलॉन आ गया, ठीक है, विच इज़ नॉट ट्रू, क्योंकि अगर 2 कैंसिल कर दो तो आपके पास आएगा एप्सिलॉन जो है वो बड़ा है 1 से, बट ज़रूरी नहीं है कि एप्सिलॉन 1 से बड़ा हो। एप्सिलॉन लेस देन इक्वल टू 1 आप हमेशा जनरली लेते हो। सो अवर सुपोजिशन इज़ रॉन्ग, an इज़ नॉट कन्वर्जेंट। नोट, अगर सीक्वेंस अनबाउंडेड है तो वो डेफिनेटली कन्वर्जेंट नहीं होगा, वो नॉन कन्वर्जेंट होगा। जैसे कि n² कन्वर्जेंट नहीं है, एज इट इज़ नॉट बाउंडेड। बाउंडेड नहीं है ना ये, कन्वर्जन भी नहीं हो सकता फिर प्रूफ, क्योंकि बेटा कन्वर्जन बनेगा ही तब वो बाउंडेड होगा तब। अगर बाई चांस अनबाउंडेड बन गया तो वो कन्वर्ज कभी कर नहीं सकता। कन्वर्जेंट होने के लिए इट शुड बी बाउंडेड, बट जरूरी नहीं है कि बाउंडेड बन गया तो कन्वर्जन भी बन जाए, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल है, हमने प्रूफ करना है कि अगर कोई सीक्वेंस डाइवर्ज कर रहा है इन्फिनिटी को तो वो बाउंडेड बिलो होगा, क्योंकि इन्फिनिटी को जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो नीचे से बाउंडेड हो गया ना।
बट अनबाउंडेड अबव, क्योंकि बढ़ता ही जा रहा है तो वो अनबाउंडेड अबव है। ठीक है, इसका सेकेंड पार्ट में आपने प्रूव करना है कि अगर वो माइनस इन्फिनिटी को डाइवर्ज कर रहा है, माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, नेगेटिव साइड की तरफ जा रहा है, वो बाउंडेड होगा किस तरफ? ऊपर से, क्योंकि वो नेगेटिव की तरफ जा रहा है तो ऊपर से बाउंडेड होगा, बट अनबाउंडेड नीचे से, अनबाउंडेड बिलो। तो मैं आपको फर्स्ट पार्ट अच्छे से समझा रही हूँ, सेकेंड पार्ट आप खुद ट्राई कर लेना। ठीक है, प्रूफ है आपके पास, एज्यूम दैट सीक्वेंस ए एन डाइवर्जेस टू प्लस इन्फिनिटी। डाइवर्जन की डेफिनेशन डिटेल में समझाई हुई है कि गिवन k greater than 0 however large there exists a positive integer m such that an is greater than k for all n greater than equal to m. So there are infinitely many terms of an which are greater than k. ठीक है, k से बड़ी कितनी टर्म्स होगी? देखिए यहाँ पर लिखा है ना n greater than equal to m, मतलब m वाली टर्म, m+1 वाली टर्म, m से बड़ी सारी टर्म्स। अब m से कितनी बड़ी टर्म्स है? बहुत सारी टर्म्स है, गिनती नहीं की जा सकती। m+1, m+2, m+3, ये सारी की सारी टर्म्स जो है वो k से बड़ी हैं। सो कितनी टर्म्स होगी? इन्फाइनेटली मैनी टर्म्स ऑफ an जो बड़ी है k से। सो जब इन्फाइनेटली मैनी टर्म्स k से बड़ी है मतलब ऑब्वियसली सीक्वेंस जो है वो बाउंडेड नहीं है, वो क्या है फिर? वो नॉट बाउंडेड अबव। ठीक है, अब आपने ये प्रूव करना था कि इट इज़ अनबाउंडेड अबव, तो अनबाउंडेड अबव तो हो ही गया ना, नॉट बाउंडेड मतलब अनबाउंडेड। अब आपने नेक्स्ट शो करना है इट इज़ बाउंडेड बिलो। ठीक है, उसके लिए आपने अल्फ़ा चूज़ कर लिया। अल्फ़ा क्या चूज़ किया? जो आपका k है वो, और जो आपकी बची हुई टर्म्स है, बची हुई टर्म्स कौन सी हैं? m से पहले वाली टर्म्स, क्योंकि m के बाद वाली टर्म्स तो यहाँ पर कवर हो रही हैं। तो कौन सी टर्म्स बच गई? a1 से लेके am-1, और एक ये जो k जो ऑलरेडी बाकी टर्म से बड़ा है वो, उन सब का मिनिमम लेना है। मिनिमम मतलब उनमें से सबसे छोटा चूज़ करना है आपने। ठीक है, तो जो उनमें से छोटा चूज़ होगा उसको अल्फ़ा नाम देना है। तो इन्होंने कहा कि देन क्या होगा, जो अल्फ़ा आपने चूज़ किया होगा an जो होगा उस अल्फ़ा से हमेशा बड़ा या इक्वल होगा फॉर ऑल n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। तो अगर इस तरह का नंबर आ जाए, अगर सभी की सभी सीक्वेंस की टर्म्स हमेशा अल्फ़ा से बड़ी आती रहेंगी, मतलब वो अल्फ़ा से छोटी नहीं हो रही हैं। अगर वो अल्फ़ा से छोटी नहीं हो रही है मतलब कि वो बाउंड लग गया ना उसको नीचे से, इट मीन्स वो बाउंडेड बिलो हो गई। तो ये चीज़ थोड़ा सा समझा देती हूँ कि अल्फ़ा अगर आपने लिया है मिनिमम ऑफ a1, a2, am-1 और साथ में लिए k, तो जो k था बेटा वो ऑलरेडी बड़ा था am। मान लो इस तरह से नंबर लाइन पे पढ़ी हैं टर्म्स, जरूरी नहीं कि इस तरह से पढ़ी हूँ, बट मैं जस्ट एक एग्जांपल लेके बता रही हूँ। ये सीक्वेंस की टर्म्स पढ़ी हुई है, ये सारी टर्म्स जो है वो k से ऑलरेडी बड़ी हैं, मतलब k इनसे छोटा है, ये लो k इनसे छोटा है। ठीक है, अब बच गई कौन सी टर्म्स? ये इन सब टर्म्स के बारे में तो मुझे पता है कौन सी टर्म्स बच गई। a1 से लेके am-1, वो कहीं पे भी आ सकती हैं। हो सकता है वो सारी की सारी लेफ़्ट साइड आ जाए, हो सकता है वो सारी की सारी k के राइट साइड आ जाए, हो सकता है कुछ लेफ़्ट में आए कुछ राइट में आए, कुछ भी किसी तरह से भी पड़ी हो सकती हैं। आई हैव नो क्लू। तो मैं आपको एक जस्ट एक एग्जांपल लेके बता रही हूँ कि मान लो कि ये सारी की सारी जो है वो k के लेफ़्ट पे पड़ी हैं, मान लो वो कुछ इस तरह से पड़ी हैं। माइंड इट, जरूरी नहीं कि वो यहीं पे हो, वो कहीं पे भी हो सकती है। मैं जस्ट एक एग्जांपल लेके आपको समझा रही हूँ। तो आपने क्या करना है, आपने इन सब में से मिनिमम देखना है। मिनिमम क्या है? जो लेफ़्ट पे होगा वो मिनिमम होगा। तो ये a1 है, ये आपका मिनिमम है, मतलब आपका अल्फ़ा, मेरे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंगली अल्फ़ा जो है वो a1 है। ठीक है, अब आप देख रहे हैं a1 जो है वो सब सीक्वेंस की सब वैल्यूज से छोटा है। a1 इज़ स्मॉलर देन ऑल टर्म्स ऑफ सीक्वेंस एंड a1 इज़ इक्वल टू a1। तो आप बोल सकते हैं सीक्वेंस की सारी टर्म्स मतलब an जो है वो सारी टर्म्स जो हैं वो इस a1 से या इस अल्फ़ा से बड़ी हैं या फिर इक्वल है। इक्वल ये खुद ही है ना। ठीक है, फॉर ऑल n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, मतलब यहाँ पर सारी टर्म्स कवर हो जानी चाहिए। अब जब ये हो जाए कि सीक्वेंस की सारी टर्म्स किसी पर्टिकुलर नंबर से बड़ी आ जाए या इक्वल आ जाए, तो हम कहते हैं सीक्वेंस जो है हमारा नीचे से बाउंडेड है, क्योंकि सारी टर्म्स इससे बड़ी ही है ना। तो सीक्वेंस जो है हमारा बाउंडेड है। कहाँ से बाउंडेड है? बिलो से बाउंडेड है। ठीक है, तो हमने प्रूव कर दिया इट इज़ अनबाउंडेड अबव बट बाउंडेड बिलो। सिमिलरली सेकेंड पार्ट में आपने ये करना है, मिनिमम की जगह आपको इस केस में मैक्सिमम लेना पड़ेगा, थोड़े बहुत चेंजेस करने पड़ेंगे, कोई प्रॉब्लम आएगी पूछ लेना। ठीक है, नेक्स्ट आप यहाँ पर शो कर रहे हैं कन्वर्स ऑफ फर्स्ट पार्ट इज़ नॉट ट्रू। दैट इज़ अगर सीक्वेंस बाउंडेड बिलो हो जाए, ठीक है, बाउंडेड बिलो हो जाए एंड नॉट बाउंडेड अबव हो, तो ज़रूरी नहीं है कि वो डाइवर्ज करेगा इन्फिनिटी को।
मतलब पिछले केस में आपने डाइवर्जेंट टू इन्फिनिटी लेके ये दो चीज़ें प्रूव की थी, अब आपको ये दो चीज़ें गिवन है और आपको शो करना है कि डाइवर्जेंट टू इन्फिनिटी वो बने ज़रूरी नहीं है। ठीक है, उसके लिए आपको एग्जाम्पल देना है, क्योंकि मैंने बताया है कि जब भी हमें शो करना हो कि कन्वर्स ट्रू नहीं है तो हमें प्रूव करना पड़ता है, हमें एक एग्जाम्पल देना पड़ता है। तो एग्जाम्पल आप याद रख लेना, ऑड टर्म्स के लिए n, मतलब जब 1 पुट करोगे तो a1 बनेगा 1, a3 बनेगा 1/3, a5 बनेगा 5, a7 बनेगा 7, ऐसे a2 क्या बनेगा, इवन आ गया ना, a2 बनेगा 1/2, 4 बनेगा, a4 बनेगा 1/4, a6 बनेगा 1/6। ठीक है, इस तरह से कुछ सीक्वेंस की टर्म्स है। ये सीक्वेंस जो है ये बाउंडेड बिलो है, ऑब्वियसली ये बाउंडेड बिलो है क्योंकि सीक्वेंस की टर्म्स आप देख रहे हैं 0 या 0 से स्मॉल नहीं है, सारी की सारी टर्म्स 0 से बड़ी हैं, तो 0 इसका बाउंड हो गया ना, तो ये बाउंडेड बिलो हो गई। नॉट बाउंडेड अबव, ये ऊपर से बाउंडेड नहीं है क्योंकि ऊपर से जब ऑड टर्म लेते हो तो बढ़ता ही जा रहा है, 5, 7, 9, 10, 11 है ना, ऑड टर्म्स के केस में बढ़ता ही जा रहा है, मतलब ये ऊपर से अनबाउंडेड है। तो आपको शो करना है, आपको बताना है कि ये जो डाइवर्जेंट नहीं, क्योंकि बेटा डाइवर्जेंट होने के लिए सारी की सारी टर्म्स, एक लिमिट ऐसी आ जानी चाहिए जिसके बाद सारी की सारी टर्म्स बड़ी होनी चाहिए किसी पर्टिकुलर नंबर k से। अगर आपको डेफिनेशन याद हो तो आप उसमें बोलते हो कि k कोई नंबर लिया हुआ है आपने पॉजिटिव, हाउ एवर लार्ज, तो आप कहते हो कि देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट an जो है ग्रेटर देन k हो फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m, मतलब कि सीक्वेंस की mth टर्म m+1th टर्म उससे बाद वाली सारी टर्म्स उस k से बड़ी होनी चाहिए। बट इस केस में अगर आप k मान लो 100 लेते हो तो 100 के बाद वाली 101 टर्म की वैल्यू क्या आएगी, 101 नहीं आएगी क्योंकि ऑड है वो। 101 टर्म तो चलो बड़ी होगी k से, बट 102 टर्म की वैल्यू बनेगी 1/102। 1/102 जो है वो 100 से बड़ी नहीं है, वो k से बड़ी नहीं है, तो डाइवर्जेंट की डेफिनेशन फेल हो गई, इट मीन्स ये डाइवर्जेंट टू इन्फिनिटी नहीं है। सिमिलरली नोट 2 में हमने इसका कन्वर्स बताया ट्रू नहीं है, जो आपको खुद पढ़ना है। नेक्स्ट नोट 3 है, the three behaviors of the sequence, namely convergence, divergence to infinity, divergence to minus infinity, are mutually exclusive. That is only one of them is true at a time. मतलब कि ये तीनों चीज़ें में से एक ही चीज़ ट्रू होगी एट अ टाइम। ऐसा नहीं कि कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट भी हो गया साथ में डाइवर्जेंट भी हो गया इन्फिनिटी को, या फिर इन्फिनिटी को भी डाइवर्ज कर रहा है और माइनस इन्फिनिटी को भी कर रहा है, नहीं, इन तीनों में से एक ही चीज़ होल्ड हो सकती है। सो दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। नल सीक्वेंस एक ऐसा सीक्वेंस होता है जो जीरो को कन्वर्ज करता है, मतलब an टेंड्स टू जीरो एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। फॉर एग्जाम्पल 1/n टेंड्स टू जीरो एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। इसकी डेफिनेशन है अ सीक्वेंस an इज सेट टू बी नल सीक्वेंस इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हाउएवर स्मॉल देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट an माइनस l की जगह an माइनस 0 हो गया ना, 0 लिखने की जरूरत नहीं, अकेला an का मॉड लिखो, लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। तो बेसिकली जो आपने कन्वर्जेंस की डेफिनेशन प्रीवियसली पढ़ी हुई है उसमें लिमिट को 0 ले लो बस, तो डेफिनेशन आ जाएगी। नेक्स्ट रिजल्ट है कि अगर bn भी 0 को जा रहा है and mod of an is less than equals to mod bn for all n, then an tends to 0। आपको प्रूव करना है कि अगर इधर वाला, अगर आपको ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, अगर कोई bn सीक्वेंस नल सीक्वेंस है मतलब 0 को कन्वर्ज कर रहा है और an सीक्वेंस की जो टर्म्स का मॉड है वो लेस है bn के मॉड से फॉर ऑल n, मतलब फर्स्ट टर्म इसकी इससे लेस होगी, a2 का मॉड b2 के मॉड से लेस होगा, a3 का मॉड, कुछ इस तरह से रिजल्ट है। तो इधर वाले जो सीक्वेंस है ये भी नल सीक्वेंस होगा, दैट इज ये भी कन्वर्ज करेगा 0 को। तो उसका प्रूफ है, पहले आपने bn 0 को कन्वर्जेंट ले लिया, आपने डेफिनेशन लगाई, ठीक है, यहाँ तक आ गया। an का मॉड, यहाँ पर मॉड थोड़ा इधर लिखा हुआ है, आप इसके साथ ही लिख लो, इधर से काट दो, इतना आ गया। अब ये चीज़ अगर साइलेंस से लेस है, ठीक है, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m, तो an का मॉड अगर यही एप्सिलॉन से लेस है तो ये भी एप्सिलॉन से लेस होगा ना, छोटे वाला, ये तो बड़े वाला है, बड़े वाले एप्सिलॉन से लेस है तो उससे छोटे वाला भी एप्सिलॉन से लेस होगा, बट कंडीशन क्या है, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। ये किसकी डेफिनेशन बन गई, कन्वर्जेंस की, किसको, 0 को। सो an कन्वर्जेस टू 0। नोट अबव रिजल्ट इज नॉट ट्रू जब bn l को कन्वर्ज करे वेयर l इज नॉन जीरो, मतलब यहाँ पर कन्वर्जेंस टू 0 की बजाय कन्वर्जेंस टू सम नॉन जीरो नंबर l दिया होता तो ये रिजल्ट ट्रू नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 9, आपको प्रूव करना है कि सीक्वेंस इज नल सीक्वेंस इफ एंड ओनली इफ
द सीक्वेंस मॉड ए एन इज़ अ नल सीक्वेंस, मतलब ये नल सीक्वेंस लेके चलो, इस मॉड ए एन को नल सीक्वेंस शो करो, मॉड ए एन को नल सीक्वेंस लेके चलो, ए एन को नल सीक्वेंस शो कर दो। बहुत इजी प्रूफ है, आप पे छोड़ रही हूँ, नहीं समझ में आएगा तो पूछ सकते हो आप मेरे से। नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ इन्होंने कि अगर ये सीक्वेंस आपके पास, आप इसको नल सीक्वेंस शो करना चाहते हैं तो आप इसका मॉड लेके नल सीक्वेंस शो कर दें तो ये भी नल सीक्वेंस बन जाएगा। ठीक है, अब नल सीक्वेंस इसको डायरेक्ट क्यों नहीं शो कर सकते हम? अगर आप लिमिट पुट करने की कोशिश करें डायरेक्ट, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो 1/∞, चलो ये तो 0 बन गया, बट ये आ जाएगा -1 की पावर इन्फिनिटी -1, इस ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ना, ये इनडेफिनेट बन जाएगा, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन जाएगी। इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है जिस फॉर्म को हम सॉल्व नहीं कर सकते, जैसे फॉर्म्स ऑफ द टाइप इन्फिनिटी × 0, ठीक है, इस तरह की फॉर्म्स, 1 की पावर, ऐसे इस तरह की फॉर्म्स जो होती है वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स होती हैं। आई एम श्योर आपने पढ़ी होंगी। तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन जाएगी, सीधे लिमिट सॉल्व हो नहीं सकती है, तो सीधे इसको नल सीक्वेंस प्रूव करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो आप ये रिजल्ट लगा दें, आप मॉड ए एन निकालें, मॉड ए एन मतलब इसका मॉड निकालें, अगर इसका मॉड लेके जो सीक्वेंस बचता है वो भी नल सीक्वेंस आया तो ये भी नल सीक्वेंस होगा। अब इसका मॉड लेके क्या आएगा? 1/n ही आएगा, ये नल सीक्वेंस है, इसका मतलब ये जो सीक्वेंस है ए एन ये भी नल सीक्वेंस है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रूफ दैट ए एन कन्वर्जेस टू लिमिट एल इफ़ एंड ओनली इफ ये सीक्वेंस इज अ नल सीक्वेंस। ए एन एल को कन्वर्ज करेगा अगर ए एन माइनस एल एक नल सीक्वेंस होगा तो। इफ़ एंड ओनली इफ मतलब आपको रिजल्ट को बोथ वेज प्रूव करना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एज्यूम कर लो कि ए एन जो है वो एल को कन्वर्ज कर रहा है और शो कर देते हैं कि ये नल सीक्वेंस है। ठीक है, ए एन अगर एल को कन्वर्ज कर रहा है तो डेफिनेशन लगा दो, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ -0 इंट्रोड्यूस कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अब इसको सीक्वेंस की तरह ट्रीट करो, ए एन माइनस एल, ये सीक्वेंस है, ये इसकी लिमिट है, ये 0 को कन्वर्ज कर गया, नल सीक्वेंस बन गया। कन्वर्स पढ़ लेना इसका। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 11 है, ए एन एंड बी एन दो सीक्वेंसेज हैं, ये पहले भी मैंने बताया हुआ है। ए एन लेस देन इक्वल्स टू बी एन हो, अगर ये नल होगा तो ये भी नल होगा। पीछे आपने आई थिंक इसका उल्टा पढ़ा था। ठीक है, पीछे आपने इसको नल से इसको नल शो किया था ना, अब आपको क्या है, इसको नल दिया हुआ है, इसको नल शो करना है। नहीं सॉरी, ये पिछले वाला, ये पिछले वाला, ये इन्होंने कहा है देन ये नल बनेगा इफ़ दिस इज़ नल सीक्वेंस। ये सेम ही हो गया फिर तो, ये रिपीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप वहीं से पढ़ लो, एक ही बात है कि अगर ये नल बनेगा तो ये भी नल बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम वीडियो में पढ़ेंगे मोनोटोनिक सीक्वेंस।